दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और मेरे साथ हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी। हरियाणा की कुछ चर्चित सीटों पर बात करेंगे और चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। पूरे हरियाणा का सियासत का मूड क्या रहने वाला है, लोग 5 अक्टूबर को किन मुद्दों पर वोट डालेंगे और 8 अक्टूबर को किसके पक्ष में नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, लोगों का मूड क्या है, और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जी। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। ठीक हो? बहुत बढ़िया। आपकी वीडियो ने ना पूरे हरियाणा में तेल का मचा रखा है पूरे हरियाणा के लोगों की सियासत में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है जी, और उसको एंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल में शायद हरियाणा में आदमी तो राजनीति की बात करते हैं, तो लुगाई भी मतलब चौपालों में, घरों में, रसोई में, हर जगह लुगाई भी राजनीति की बात करने लग गई। अच्छी शुरुआत है ये, जी जी जी, है ना। और इस बार मेरे ख्याल से विनेश फोगाट की वजह से कुछ ज़्यादा महिलाओं में रुचि है इन चीज़ों को लेकर। सर मैं जुलाना में बहुत सारे गांव में घूमा, विनेश को सुनने के लिए आदमी कम होते थे, चौपाल में महिलाएं पूरे गांव की ज़्यादा होती थी, वो देखना चाहती थी लड़की को। दूसरी ये है कि दोनों पार्टियों ने एक बड़ी राशि की घोषणा की है जी। तो वैसे तो महिलाएं चूँकि एक एक खिलाड़ी बहुत एक्टिव रही हैं और महिलाओं ने बड़ा नाम कमाया विभिन्न क्षेत्रों में। बिल्कुल। तो हरियाणा की महिलाओं में अगर राजनीतिक दिलचस्पी भी आ रही तो बहुत अच्छा संकेत है। नहीं तो अब तक जो घरवाला कहता था, बेटा कहता था या पति, उसके हिसाब से वोट डालती थी वो। हाँ जी। तो बात करेंगे कुछ चर्चित सीटों से, शुरू कर देते हैं सर। जी। उचाना बड़ी हॉट सीट है, पूरे हरियाणा की नज़रें हैं वहाँ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पिछली बार बड़े अंतर से जीते थे, 46,000 के आसपास, और इस बार उन पर जमानत जब्त होने का संकट है। ब्रजेंद्र सिंह है वहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट, वीरेंद्र सिंह के बेटे, और उनके सामने हैं बीजेपी के देवेंद्र अत्री, निर्दलीय वीरेंद्र घोगड़िया। कैसा चुनाव आप वहाँ का देख रहे हो? देखिए, उचाना के बारे में जितनी जानकारी मुझे है इसमें तो कोई दो रहने की सबसे चर्चित सीटों में से एक है जी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और दुष्यंत चौटाला के प्रति पूरे प्रदेश में एक नाराजगी है जो बिल्कुल साफ दिख रही है जी। लोग देख ही पा रहे हैं उस नाराजगी को और दुष्यंत चौटाला भी समझ रहे हैं कि लोग उनसे नाराज हैं। और पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि वो माफ़ी मांगने की मुद्रा में ज़्यादा है। बिल्कुल, कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं कि मैदान छोड़ के नहीं भागे और इस बार वो अपने प्रति जो गुस्सा है लोगों का उनके बीच में रह के उसको कम करा लेंगे। अब मैदान भी छोड़ दिया सर उन्होंने। अच्छा, नहीं आ रहे? हाँ, मैदान ऐसे छोड़ा है कि क्लिप वायरल हो रही है, अभी सुना भी देते हैं। हाँ। उसमें एक वो गांव में कह रहे हैं, घोगड़िया गांव में, वहाँ का एक कांग्रेस का बागी है वीरेंद्र घोगड़िया, भी तुम्हारे गांव वाला भी एक रेडू लिए फिर रहा है और रेडू बगैर चाबी के नहीं चलेगा, भाई रेडू का चाबी लगा दोगे। इस तरह उन्होंने कहा कि उनका इशारा है कि भाई तुम सारे घोगड़िया के दे दो वोट, मैं तो हारे रहा हूँ, मेरे तो जमानत जब्त हो ही रही है, मतलब उनका इशारा ये था घोगड़िया को दे दो। तो मैदान लगभग मान लिया छोड़ ही दिया, जब एक खुलकर इशारा कर देता है इसका तो संदेश अगर पूरी तरह से लोगों की समझ में ही आ रहा है जी, फिर तो कुछ कहने को बाकी रहता नहीं। हाँ, और वो उससे विरोध में चली गई बात और लेकिन वो ये गलत कर रहे हैं। जैसा भी है उनको यहाँ चुनाव मैदान में डट जाना चाहिए था, कोई बड़ी बात नहीं है जी। क्योंकि राजनीति केवल एक चुनाव जीतने हारने की बात नहीं है। तो जहाँ तक उचाना की शुरुआत आप करें तो एक तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का गढ़ है, नो डाउट, और उस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिशें चौटाला परिवार ने लंबे समय से की हैं। बिल्कुल। और चूंकि वहाँ से चुन के डिप्टी सीएम बने तो उचाना अपने आप में एक बहुत दिलचस्प और गर्मागर्म सीट हो गई जी। जहाँ तक चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की बात है, देखिए एक तो उनके पक्ष में ये चीज़ आती है कि वो चौधरी छोटू राम के उत्तराधिकारी हैं जी, और नंबर 2, 50 साल के लगभग उनका कैरियर चौधरी साहब कर रहा है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है भ्रष्टाचार का जी। ये जो उनकी स्वच्छ छवि है ये बहुत मैटर करती। तीसरे जो उनके बेटे हैं जो अभी अभी राजनीति में आए, उनके अंदर कई खासियत हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है वो लोगों को ये शिकायत रहती है बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे राजनीति में होते हैं जो अपने एक्शन से जाने जाते हैं। बिल्कुल। और जिन लोगों ने कुछ करना नहीं होता, सिर्फ लफाजी करनी होती, तो वो दूसरी किस्म के नेता होते हैं। तो ना तो वीरेंद्र सिंह उस कैटेगरी में आते थे कभी और ना ही ब्रजेंद्र सिंह आते। ब्रजेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, धरोहर के रूप में मैं समझता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि चमचागिरी हो रही है, लेकिन मैं आपको तर्क दूंगा कि हरियाणा की राजनीति में इतना पढ़ा लिखा आदमी जी
हिंदुस्तान के जो टॉप इंस्टीट्यूट रहे, जहाँ से चौधरी छोटू राम ने सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन की, ब्रजेंद्र सिंह ने वहाँ से की, उस इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना भी एक सपना होता है। बिल्कुल। फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से की, जेएनयू की। उसके बाद में उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और एक पॉलिसी मेकिंग का जो कोर्स किया, डिग्री ली, वो लंदन से की, किंग्स कॉलेज से। और इतना लंबा, लगभग 2 दशक का उनका ब्यूरोक्रेटिक करियर है। और जब वो आईएएस में अपियर हुए थे तो उस समय 9th पोजीशन उन्होंने हासिल कर रखी है पूरी इंडिया में। और इतना ही नहीं, 9th पोजीशन नहीं, जो ह्यूमैनिटीज़ अलग से ब्रांच होती है, मानवीय की जिसको बोलते हैं, उसमें तो उन्होंने नटवर सिंह का 1951 का रिकॉर्ड बीट किया है। ओके। ये किसी के पास ये उपलब्धि नहीं होगी। तो ब्रजेंद्र सिंह, एक तो शैक्षणिक स्तर उनका बहुत ज़बरदस्त है, नंबर 2 वो पढ़ने वाले आदमी है, समस्याओं की बहुत गहराई में जाते हैं। एक बार किसी कार्यक्रम में मेरी उनसे भेंट हो गई थी, चर्चा होनी थी कुछ इस पे जो एमएसपी वाले इशू चल रहे थे, तो मैंने देखा वो उस कार्यक्रम में भी पूरी फाइलें लेकर आ रहे थे, स्टडी करके जी, और सब चीज़ें अंडरलाइन करके पूरा उन्होंने अध्ययन किया। तो इससे ये चीज़ सिद्ध होती है कि एक आदमी, एक पॉलिटिशियन ऐसा है जो बहुत समस्याओं के मूल में जाकर उसके समाधान की बात सोचता है। बिल्कुल। ये हरियाणा के लिए इस तरह के लोग अगर चुन के तो मैं इसको एक बहुत शुभ संकेत मानता हूँ। केवल ये लफाजी और जुमलेबाजी करने इनका कोई अर्थ नहीं रहा। 21वीं सदी के दूसरे दशक में हरियाणा एक बदलाव की ओर कदम रखा है, और वहाँ ब्रजेंद्र सिंह जैसे लोग जी हरियाणा की राजनीति में बहुत मायने रखते हैं। नंबर 2, उनके जो प्रतिद्वंदी है दुष्यंत चौटाला, वो भी कम पढ़े लिखे नहीं है, वो भी विदेश से पढ़ के आ रहे हैं और बहुत यंग है। तो मैं जो भविष्य की राजनीति देख रहा हूँ, आपका परिणाम तो बेशक दुष्यंत जी के पक्ष में नहीं जा रहा दिखता, लेकिन आगे 10-15 साल बाद, वो खुद ही कहते हैं 35 साल मेरे पास हैं जी, और अगर इस क्षेत्र की जनता ने उन्हें क्षमा दे दी, माफ़ कर दिया, और उन्होंने ईमानदारी से अपनी गलती का एहसास कर लिया, तो ये जो 2 लोग मैं आपको बता रहा हूँ, ये हरियाणा की राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता इनमें है। तो फिलहाल चूँकि ब्रजेंद्र सिंह बहुत अच्छी पोजीशन में है, और कहीं से भी जो भी हम सूचनाएं एकत्र करते हैं उसमें भी वो सबसे आगे चल ही रहे, तो उनकी जीत तो पे कोई सवालिया निशान फिलहाल आज की तारीख में है नहीं। बिल्कुल। तो उसमें उनको अपने पिताजी की छवि का, चौधरी छोटू राम की विरासत का, और उनका अपना जो व्यक्तित्व है निजी, उसका बहुत लाभ मिल रहा है, और उनकी जीत पे मुझे कोई संदेह है नहीं है। और उनकी जीत इसलिए भी आसान लग रही है, हम भी जैसे फील्ड में घूमे हैं, उनके जो विरोध का वोट है वो कई जगह बट रहा है। हाँ, और इसके चलते फिर उनकी शुरुआत 30-35 हज़ार से होती है, हम मान की ब्रजेंद्र सिंह की, तो इसलिए वो बहुत आसानी से ऐसा लग रहा है कि जीत रहे हैं जी। उसके बाद एक सब पूरे हरियाणा की नज़रें हैं तोशाम सीट पर, दोनों भाई बहन, चाचे ताऊ की बेटी आमने सामने, कैसा मुकाबला तोशाम का देख रहे हो? देखिए, तोशाम इसलिए दिलचस्प हो रहा है कि बंसीलाल परिवार के जो तीसरी पीढ़ी के लोग हैं वो आमने सामने हैं। एक तरफ पोता है, एक तरफ पोती है। पोते का पहला चुनाव है जी शायद, और श्रुति चौधरी जो पोती हैं उनके, वो मेंबर पार्लियामेंट रह चुकी हैं जी। साथ में उनकी माताजी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और अभी उन्होंने जो करिश्मा किया है वहाँ भारतीय जनता पार्टी में जाने का जी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि उनकी जो माँ है किरण चौधरी, उनको तो इनाम मिल ही चुका है राज्यसभा में। तो अब इस चीज़ को उस क्षेत्र की जनता ने उनके इस कदम को किस रूप में लिया है, एक तो उस पर मोहर लगेगी। राज्यसभा में तो आप किसी को भेज सकते, बिल्कुल, लेकिन लोगों ने इस निर्णय को स्वीकार किया है कि नहीं, वो अब तय होगा जी। जहाँ तक मेरी समझ है, चौधरी बंसीलाल की सरकार गिराने में भाजपा का बड़ी भूमिका रही है जी, और जिस तरीके से और अपमानजनक तरीके से गिराई गई, उसको बेशक परिवार के लोग भूल जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से क्षेत्र की जनता उसको ध्यान रखेगी। बिल्कुल, कि अगर किसी भी पार्टी ने चौधरी बंसीलाल का कोई अपमान किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और उस पार्टी में किरण जी शरण लिए जाके, तो उस क्षेत्र के लोग, मुझे नहीं पता तोशाम की क्या फितरत है, किस तरह से लेगी, लेकिन किसी भी अगर कोई स्वाभिमानी लोग हैं तो उनको इस चीज़ से पीड़ा होती है। बिल्कुल।
अनिरुद्ध चौधरी हो सकता है उनका जनसंपर्क कुछ कमजोर रहा हो कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, क्योंकि जब पिता एक्टिव होता है या परिवार के बड़े लोग एक्टिव होते हैं ना, तो बच्चे आमतौर पे कम होते हैं। और ये अच्छी बात भी है, हरियाणा की राजनीति में अच्छी बात है। ये अदरवाइज होता है कि एक आप विधायक बना और पहले दिन से उसका बेटा सक्रिय हो जाता है। तो अनिरुद्ध के पक्ष में एक चीज़ तो ये जा रही है, और दूसरी हमारी एक सामाजिक सोच भी रही है कि आप देखिए जहाँ उत्तराधिकार की वहाँ लड़ाई चल रही है, तो जैविक विरासत जो बायोलॉजिकल लेनी है जो, तो दोनों के पास है। बिल्कुल, लड़की लड़कियों को फर्क तो है नहीं। तो जितना हक श्रुति का है उतना ही हक अनिरुद्ध का भी है। लेकिन हमें इसमें ये भी देखना होगा कि श्रुति चौधरी असल में चौधरी अपने पिता सुरेंद्र सिंह की विरासत की बारिश है, चूँकि वहाँ जो रणदीप महेंद्रा हैं वो भी तो पॉलिटिक्स में है, एक विरासत उनकी भी है। तो चौधरी बंसीलाल की विरासत एक चीज़ है, इन दोनों की विरासत अलग चीज़ है। और अनिरुद्ध इस रेस में मुझे कहीं कमज़ोर नज़र नहीं आ रहे जी। बेशक वो सांसद रही हैं, बिल्कुल, है ना। वहाँ जो शशि परमार हैं निर्दलीय खड़े हुए हैं, वो कांग्रेस के बागी टिकट मांग रहे थे, एक वहाँ उन्होंने गेम तो उलझाया है। लेकिन कमल सिंह प्रधान जैसे कई नेता अनिरुद्ध के साथ जो मजबूती से डटे हैं, उसके चलते रिपोर्ट में ये है कि अनिरुद्ध भी वहाँ मतलब अच्छी खासी स्थिति में है। और ये जो चीज़ें होती है ना, हर जगह होते हैं मैनिपुलेशन, तो तीसरा इसलिए खड़ा कर दिया, चौथा इसलिए खड़ा कर दिया। लेकिन हरियाणा का इलेक्शन मोटे मोटे तौर पे जो मैं देख पा रहा हूँ पूरी तरीके से बाइपोलर है। 2-4-5 सीटों को आप छोड़ दीजिए, लोगों को पता है कि उन्होंने एक को हराना है और बी को चुनना है। बिल्कुल, इसमें कोई लंबी चौड़ी ऊहापोह की स्थिति उनके सामने है नहीं। और ऐसी स्थिति में जब लोग इस तरह का मन बना लेते हैं, तो फिर उनके लिए तीसरे नंबर पर कौन है, कौन बागी है, कौन निर्दलीय है, वो ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं जी। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे कि बड़े इंटेलिजेंट जैसे पॉलिटिशियन ब्रजेंद्र सिंह की बात कर रहे थे। इसी तरह डबवाड़ी में हम देखें, वहाँ भी बहुत मतलब अच्छे पढ़े लिखे दो नेता आमने सामने हैं। अमित सियाग हैं, कांग्रेस के डिप्टी सिटिंग MLA हैं, और डॉक्टर KV सिंह के बेटे हुड्डा के काफ़ी नज़दीकी, शैलजा के भी नज़दीकी आदित्य चौटाला है इनेलो के, वो भी काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं। दोनों मतलब पढ़ाई लिखाई में मुद्दों की समझ रखते हैं। कैसा चुनाव मतलब आप वहाँ देखते हो? देखिए, डब्बाली बहुत महत्वपूर्ण सीट है। अच्छा, हम हर सीट को महत्वपूर्ण ही बता रहे हैं, जब हम चर्चा करें और आगे भी करेंगे, सारी महत्वपूर्ण है। हरियाणा की कोई सीट ऐसी है ही नहीं जो महत्वपूर्ण ना हो। बिल्कुल, क्योंकि कहीं कोई किसी वजह से महत्वपूर्ण है, कोई किसी वजह से। देवीलाल के 2 पोते हैं वहाँ, इसलिए भी वो चर्चित है। हाँ, और सिरसा जिले या फतेहाबाद जिले की जो है गढ़ है चौधरी देवीलाल का, तो हर सीट महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि या तो वहाँ देवीलाल का परिवार खुद है या उनके चेले चपाटे जो उन्होंने तैयार किए हैं। अब लोकतंत्र में कई बार ये होता है ना कि जिसको आपने तैयार किया चेला समझ के, वो फिर गुरु बन जाता और चुनौती खड़ी कर देता है जी, है ना। बट डब्बाली के जो तीनों प्रत्याशी आपने बताए हैं, एक तो एक जो मेरी समझ ये है कि कांग्रेस की लहर है भाई प्रदेश में, नो डाउट। तो जो आम मतदाता ना, जो फैंस सीटर है 25, 30, 40% का जो एक ऐसा ग्रुप है ना, उसको हम काउंट ही नहीं करते कभी। हम जो वोकल लोग हैं, बहुत मुखर हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम उनको लेकर अपना आधार बनाते हैं। तो आप पूरे प्रदेश में ये मान के चलिए, जो इस तरह का वोट है जो साइलेंट है, साइलेंट वोट सरकार के खिलाफ जाता है जी, और ये सब जगह जा रहा है। तो जहाँ जहाँ भी आप इन पर बात करेंगे, एक्सेप्शनली कुछ हो जाए तो अलग बात है, कांग्रेस के प्रत्याशी हर जगह अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। और जब नतीजे आएंगे ना सर 8 तारीख को, एक सीट पर सबकी नज़रें टिकी होंगी, और वो सीट है लाडवा की। मुख्यमंत्री होने के बावजूद करनाल छोड़ना पड़ा, फिर करनाल छोड़ा तो अपना जो हल्का है नारायणगढ़, वहाँ क्यों नहीं गए? लाडवा में क्यों गए? सैनी समुदाय की ज़्यादा हैं वहाँ, लेकिन मेवा सिंह की जो ज़मीनी पकड़ है, जाटों में भी नॉन जाट में भी, अब क्या गेम होने वाला है? सबकी नज़रें लाडवा पे है। क्या रिपोर्ट्स आपके पास है लाडवा की? देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये टेक्निकली सही शब्द है तकनीक के रूप में, चूँकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तो काम चलो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये शब्द उनकी पूरी पर्सनैलिटी पे इतना भारी पड़ जाता है कि उनके कंधे झुक जाते हैं, जैसे उनको मुख्यमंत्री कहा जाता है ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री की एक अलग ही इमेज रहती है हमेशा। हो सकता है कभी कभी बनारसी दास गुप्ता, मास्टर हुकम सिंह जैसे लोग आ जाते हैं, खड़ा हूँ मुख्यमंत्री, लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री अपने आप में एक चीज़ होता है ना। और उनकी जो भाजपा के जो थे मनोहर लाल, वो भी उसी कड़ी में चीज़ थे वो, चाहे वो
कुख्यात हो गए और बातों से। लेकिन मनोहर लाल ना कुछ लगे कि यहाँ जो लाल रहे हरियाणा के, कहीं ना कहीं उनकी प्रतिस्पर्धा उनसे है। ऐसी शुरू में तो नहीं थे, बाद में दिखे थोड़ा। कह रहा उनकी हरकतें, उनकी करतूतें जी, ये दोनों नेगेटिव शब्द हैं, पॉजिटिव नहीं है। इस तरह की रही हैं कि उनकी गिनती भी ऐसी होने लगी थी कि भाई यो भी ठीक सा आदमी है। और अब आ गई ये जिम्मेवारी नायब सिंह सैनी के ऊपर। तो नायब सिंह सैनी ना कभी नेता थे, ना हैं, और ना उनमें नेता बनने का कोई पोटेंशियल। अगर वो नेता होते तो वो जहाँ सबसे सुरक्षित सीट है लाडवा, जहाँ उनके अपने समुदाय की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ते। बिल्कुल, पहली बात तो ये है। दूसरे जो उनके समक्ष खड़े हैं, मेवा सिंह, उनका एक लंबा पॉलिटिकल करियर है और वहाँ पे वो बहुत लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं। तो जो मैं सुन पा रहा हूँ, ये बाहर की हमारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो एक कमज़ोर विकेट पे है जी, और उनको झटका लग सकता है। इसका असर लाडवा में नायब सिंह हार सकते हैं 89 सीट्स पे भी जा रहा है। बिल्कुल, नायब सिंह जो है ना अकेले लाडवा में बहुत सारे अकेले नहीं, अगर उनको ये सलाह दी जा रही है और वो हेमा मालिनी को लेकर आ रहे हैं वहाँ जी, हेमा मालिनी को लाने का अर्थ क्या है? पहली बात तो आप बहुत ही नॉन सीरियस अप्रोच है आपकी राजनीति के प्रति, और आपने ये मान लिया कि भाई मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, चलो हेमा मालिनी को ले आऊँ। फिल्म स्टार्स को तभी लाया जाता है। इससे एक मैसेज ये भी जाता है कि लोगों की आप में रुचि नहीं है और आप फिल्म स्टार के माध्यम से अपनी बातें शायद वहाँ रख पाएंगे। तो किसी भी मुख्यमंत्री का, और जिसे बार बार भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरा तोड़ के कह चुकी है, पहले वो बताते नहीं हमारा चेहरा कौन होगा, आज चेहरे को पे ही खतरा मंडरा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इलेक्शन में इस स्टेज पे आके जैसे उनको अकेला छोड़ दिया पार्टी ने सैनी को। हाँ, तो नहीं तो उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं मिल रहा है। तो पूरी एक टीम प्रदेश की होनी चाहिए थी, केंद्र की होनी थी। तो ये समस्या बाहर है कि आपका जो चेहरा है चीफ मिनिस्टर, आपने उसको अकेले क्यों छोड़ दिया? अकेले छोड़ दिया। खट्टर की हरियाणा में एंट्री बहुत लेट कराई, एंट्री नहीं होने दी उनकी शुरू में। और अब एक पोस्टर पे चर्चा हो रही कि उन्होंने जो पोस्टर जारी किया उसमें खट्टर साहब का फोटो ही नहीं है। तो आप अपनी समझ से तो आप बहुत चतुराई दिखाते हैं कि हमने बड़े अच्छे गेम खेले हैं, लेकिन उस गेम को जनता भी देखती है और समझती है, उनमें दिमाग है। बिल्कुल, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार ये जो करे हैं ना गेम इस तरीके के, और जो अभी भी कर रही है, इन पे भी हरियाणा के लोगों की समझ का एक निर्णय होना है। बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री असुरक्षित हैं और एक खतरनाक स्थिति है। शायद ये लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री कुर्सी भी हिल रही है हरियाणा में। हाँ, होना तो ये चाहिए था। मुख्यमंत्री एक बार नॉमिनेशन कराने के बाद वहाँ जाते ही नहीं। बिल्कुल, आदर्श स्थिति तो ये है, यही है। चाहे हम किसी भी मुख्यमंत्री को देख लें, उनकी सीट तो सेफ रही हमेशा। यही होना था। अब भूपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं गढ़ी सांपला किलो से, सबको पता है रिजल्ट क्या है। बिल्कुल, लोग केवल मार्जिन पर बात कर रहे हैं, 70,000 होगा, 80,000 होगा, कितना होगा? हरियाणा में नंबर 1 रहेगा, 2 रहेगा, क्या रहेगा? ये नेता मुकाबला कौन देगा? ये नेता ये कहलाते हैं। बिल्कुल, केवल माननीय या यशस्वी कहने से कोई नेता नहीं होता। जी, विनेश फोगाट को लेकर शुरुआत में ये कहा उनका चुनाव बहुत अच्छा है, बहुत आगे बड़े अंतर से जीतेंगे। बीच में खबरें कुछ प्लांट की गई, सोशल मीडिया पे उनकी गोलबंदी हो रही है, घेरेबंदी हो रही है, ये उसका चुनाव उठ गया, उसका चुनाव उठ गया। कल प्रियंका गांधी भी वहाँ थी। कैसा चुनाव विनेश फोगाट को क्या लग रहा है, कितने मार्जिन से उनका चुनाव देख रहे हो? बहुत शानदार जीत होगी विनेश फोगाट की। और प्रियंका आई है, बड़ी अच्छी बात है, उनको संबल मिला, उससे ना भी आती तब भी कोई खतरा नहीं था ना विनेश फोगाट को। और विनेश फोगाट जो है वो हरियाणी अस्मिता से जुड़ी हुई व्यक्तित्व है जी। अगर हम पूरे भारत में ये संदेश देना चाहते हैं कि हरियाणा के लोगों में स्वाभिमान नाम की चीज़ ही नहीं है, तो आप अन्यथा किसी परिणाम की आकांक्षा वो कर सकते हैं जी, आशा कर सकते हैं। अदरवाइज हरियाणा का जो स्वभाव है और जितने स्वाभिमानी लोग हैं, विनेश फोगाट की जीत को तो वो न केवल सुनिश्चित कराएंगे बल्कि मार्जिन भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रहेगा। और मैं भी वहाँ हल्कों में गांव में गया सर, वहाँ ये देखने को मिला कि जो है ना लोग डाटा लिए फिरते हैं, इतने जाट हैं, इतने ऐसी हैं, इतने बैकवर्ड हैं, ये जुलाना में कुछ नहीं चलने वाला।
वहाँ मतलब जात पात से ऊपर उठकर वोटिंग होगी और बड़ी एक तरफा जीत वहाँ विनेश की में लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेटी हमारी संस्कृति में हरियाणा में साझी है, वो किसी जाति विशेष की बच्ची नहीं होती, और लोग इससे बहुत आहत हैं जिस तरह का व्यवहार उसके साथ हुआ है। और जो आदमी उसके मूल में है ब्रजभूषण सिंह, आज भी वो सीना तान के उन चीज़ों को जस्टिफाई कर रहा है, तो लोगों में एक बहुत जबरदस्त आक्रोश है इस चीज़ को लेके। तो विनेश की जीत में तो कोई संदेह नहीं कहीं पे। रोहतक आप गढ़ में बैठे हो, रोहतक की एक बार बात कर लें। जी जरूर। यहाँ मनीष ग्रोवर का चुनाव कैसा देख रहे हो? भरपूर कोशिश कर रहे हैं वो कि किसी तरह से इज्जत बच जाए। जी। अब इज्जत जीतने से बचेगी या हार के मार्जिन थोड़ा सुधर जाए जी, या पिछली बार जितना था उससे कुछ आगे हो जाए। अभी देखिए 2014 से लेके 19 तक मनीष ग्रोवर मंत्री भी रहे और एक बड़े पावरफुल लीडर रहे। उस समय भी लोग उनको सुपर सीएम कहते थे, और 2019 में रोहतक की जनता ने उनको खारिज कर दिया। तो अब कौन सी ऐसी विशेषता है 2024 में कि फिर से वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें? और जबकि पिछले 5 साल जो है जब वो विधायक नहीं थे तब भी वो सुपर सीएम की हैसियत से रहे। और शहर के जो हालात हुए, चूँकि शहरी सीटों पे आमतौर पे लोग सुविधाओं को जरूर आकलन करते हैं और मुद्दे बने या ना बने कि आपके यहाँ बिजली सड़क पानी क्या स्थिति है, सफाई की क्या स्थिति है, या और मुद्दे हैं जो सरकारी कार्यालय हैं, तहसील थानों की क्या स्थिति है। तो हर एक बिंदु पे भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का जो शासन है, रोहतक का भी और प्रदेश का भी, उससे लोग संतुष्ट हैं नहीं। संतुष्ट नहीं है। हाँ। बीवी बतरा यहाँ कड़ी चुनौती कंफर्टेबल पोजीशन दे रहे हैं। एक लास्ट सीट चर्चा करेंगे, फिर ओवरऑल रहना बात करेंगे, और वो है सर करनाल की। 2 बार वो सीएम सीट रही है। जगमोहन आनंद अब बीजेपी के हैं और सुमिता सिंह वहाँ पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं कांग्रेस की, वो है। वहाँ करनाल में चुनाव किस तरह देख रहे हो? देखो जी, करनाल पे भाजपा की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है, खट्टर साहब की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है, नायब सिंह सैनी की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। अगर वो प्रतिष्ठा का अर्थ समझते हों तो हमने तो कह दिया प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, लेकिन वो जिस जमात से आते हैं वो मानते ही नहीं कुछ प्रतिष्ठा वगैरह क्या होती है। हार गए तो हार गए, बोले हमें तो पहले ही पता था, और जीत गए तो फिर उसको जीत का सेलिब्रेशन बहुत जबरदस्त, उत्सव धर्मिता बहुत है उन लोगों के अंदर, है ना। कि हार अगर अपमानजनक भी है तो उसको, जैसे 240 सीटें आई तो उन्होंने कहा वाह तीसरी बार आई है, 400 नहीं आई तो उसको छोड़ दिया उस चैप्टर को। तो अब जगमोहन आनंद और सुमिता सिंह के बीच की लड़ाई, इसको मैं कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न तो मान नहीं रहा है। एक सामान्य सा चुनाव होना चाहिए प्रतिष्ठा का, लेकिन है नहीं। और वहाँ भी ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि सुमिता सिंह आनंद को हरा देंगी, ये सवाल ही नहीं होना चाहिए था जी, है, लेकिन है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि जहाँ हम थोड़ा कहते हैं कि वहाँ वो कंफर्टेबल है, ये तो वहाँ एक कांटे की टक्कर जैसी स्थिति तो है ना। दोनों के कड़ा मुकाबला है, मतलब कमजोर नहीं है कांग्रेस वहाँ, जैसे बाई इलेक्शन में भी देखी थी हमने। नहीं। तो सुमिता सिंह विर्क का जो जातीय आधार है वो 2 समाजों से मिलकर बना हुआ है, और 2 बार पहले विधायक रही हैं जी, और एक महिला होने का उनके साथ बेनिफिट है। और एक जो ओवरऑल ये जो है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, तो आम तौर पे सरकार विरोधी जिसके आसन सरकार की आएगी उसकी खिलाफत बहुत ज़्यादा होती नहीं है। बिल्कुल। किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट डालने जा रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें? मुद्दे बहुत सारे हैं और अलग अलग चीज़ों के हैं। अब आप देखिए किसान पहलवान अग्निवीर का है, ये सीधे सीधे बहुत बड़े हमारे सामाजिक वर्ग को प्रभावित करता है, किसान जातियों को प्रभावित करता है। हालांकि इसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों में उस तरह से नहीं होता। शहरों के लोगों के लिए क्या मुद्दे? शहरों के लिए मुद्दे यही है कि शहरों में बेरोजगारी भी बहुत गंभीर मुद्दा नहीं है। शहर के चुनाव तो आमतौर पर नागरिक सुविधाओं को लेके होते हैं, और जो उनका वास्ता पड़ता है, राब्ता पड़ता है सरकारी तंत्र से, उसके बेईमान होने की स्थिति है, और उनको कुछ लंबा चौड़ा नहीं चाहिए। बाकी जो कस्बाई विधानसभा क्षेत्र हैं या रूरल क्षेत्र हैं, उनके अलग अलग मुद्दे होते हैं सारे के सारे। तो शहरों में तो यही है कि शहरों के हालात बहुत ख़राब है। बार बार मैं देखता हूँ गड्ढों की बात होती है, सड़कों की हालत इतनी ख़राब है, तो सफाई है, सीवरेज है, पानी, पार्क, यही है। शहर का आदमी देखिए सुबह तैयार होके निकलता है वो काम पे, उसका सबसे पहला जो साफ का पड़ता है वो सड़क से पड़ता है जिस पर उसने चलना है जी।
या फिर कंजेशन कितना है, ट्रैफिक कंजेशन कितना है, चूँकि उसने एक निर्धारित समय में कहीं पहुंचना है, दफ्तर में या अपनी दुकान पे, तो यहीं से उसका माइंड शुरू हो जाता है कि यार सड़क टूटी फूटी पड़ी है, चारों तरफ गंदगी है, यार वो टाइम से पहुंच नहीं पा रहा है। उसके बाद में उसका साहब का तंत्र से पड़ता है कि तरह तरह के इंस्पेक्टर आ रहे हैं, टैक्सेस देने, ये देना वो देना। तो इन सारी चीज़ों में पिछले 10 वर्षों में भी उसको कोई लंबी चौड़ी राहत मिली नहीं है। और बड़े और जो मुद्दे यहाँ हुए हैं, जैसे पोर्टल का है, ऑनलाइन का, ये जो नई टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आई हैं जिसके बारे में को बहुत ज़्यादा अभ्यास हरियाणा के लोगों को भी था नहीं, उससे भी लोग दुखी हैं। तो दुख की वजह बहुत है और सुख की वजह ढूंढनी पड़ती है कि कोई है भी कि नहीं। इस तरह के हालात, इस हालात में चुनाव हो रहा है, आप देखिए, बिल्कुल नानक दुखिया सब संसार। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी भी आए, प्रियंका गांधी आई, आज भी राहुल गांधी आखिरी दिन, मोदी, अमित शाह, राजनाथ, योगी आदित्यनाथ, पूरे बीजेपी का भी पूरा तंत्र यहाँ जुटा। कैसा माहौल इन लोगों के आने से बना? क्या लगे आपको कि मोदी शाह बीजेपी पक्ष में कुछ कर पाए? बिल्कुल फर्क पड़ता है करमपाल जी। जिस बारात में केवल नौजवान लोग हों और दूल्हे का दादा ना हो या ताऊ ना हो तो उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते जी। तो राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका, मतलब ये बड़ा परिवार ऊपर से चल के आया है। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक हौसला बढ़ा है उनका जी। और भाजपा का जो दुष्प्रचार था कि राहुल गांधी सारी कमान हुड्डा को दे के डील करके भाग गए, उस पर विराम लगाया। और राहुल गांधी ने जो बड़े दो दिग्गज नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा के बीच के जो संबंध है उनको एक मजबूती दी आके, और वो जो प्रचार भाजपा कर रही थी कि बड़े मतभेद हैं, उनको भी बहुत हद तक काम किया। और एक लहर जो बनाई है पिछले 3-4 दिनों जो अभी तक कायम है, जबकि हम 2 घंटे बाद प्रचार बंद हो जाएगा, उसे बनाने में राहुल और प्रियंका का बहुत बड़ा रोल रहा है। और कोई क्या लगता है सर, जिस तरह से ये मोदी की शुरू की रैलियों में खट्टर को ना बुलाया जाना, उनके पोस्टर नहीं लगाना, फिर उनकी रैलियों में भीड़ कम आना, क्या मोदी का जादू हरियाणा में लग रहा है? नहीं, जादू जैसी तो कोई चीज़ नहीं यार, 2014 के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। वो लोगों के उत्साह से भी होता है। भीड़ तो चलो आप बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े तरीके होते हैं भीड़ बुलाने के, लेकिन वो भीड़ कितनी रिस्पॉन्सिव है, वो खुश है कि नहीं, उसमें कितना उत्साह है, वो सारी चीज़ें देखनी होती, वो मिसिंग है, वो पार्ट नहीं है। जबकि राहुल की रैलियों में राहुल एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो नॉन सीरियस हैं, ज़्यादा गांव के जीवन को समझते नहीं है, लेकिन उन्होंने जो इस बार जो प्रचार किया है और अपने आप को लोगों से जोड़ा, वो गजब था इस बार, गजब ही है। क्या आप गोहाना की जलेबी खा खा के उसकी बात को कहाँ जोड़ रहे हैं उठा के, बहादुरगढ़ के पकोड़े खा रहे हैं उसको आप MSME से जोड़ रहे हैं उन्हें उठा के। ये जो नई समझ आई है उस बंदे के अंदर। और डोंकी, असल में डोंकी का मुद्दा कैसे हुआ? डोंकी वाला मुद्दा, मुद्दे उठाने में तो वो माहिर है, और मुद्दे न केवल उठाते हैं, उनकी गंभीरता भी उन मुद्दों के प्रति लोगों को साफ नजर आती है। उनके पास एक रोड मैप है कि अगर ये समस्या है तो इसका समाधान क्या है। बिल्कुल। कैसा चुनाव देख रहे हो अब आप? कितनी सीटें कांग्रेस, कितनी बीजेपी, निर्दलीय कहाँ? देख लो, मैंने आपको सारा बता दिया। अब आप, गणित मेरा हमेशा कमज़ोर है, आप अंदाज लगा लें कितना। तो देखिए, हमारे यहाँ 60% पे फर्स्ट डिवीज़न होती थी, हमारे दौर में शायद अभी भी होती है। तो 100 में से अगर 60 नंबर किसी के आ रहे हैं तो फर्स्ट डिवीज़न है। मुझे लगा गुड फर्स्ट की स्थिति में कांग्रेस है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और निर्दलीय इस बार कितने की उम्मीद रखते हैं? आ जाएंगे 7, 8, 10 से ऊपर नहीं, 10 से ऊपर निर्दलीय नहीं आएंगे। चलो, बहुत बढ़िया। और ये डॉक्टर सतीश त्यागी जी का जो आकलन है, आप इस पर कमेंट्स करना कि फर्स्ट डिवीज़न इन्होंने दे दी है कांग्रेस की, यानी कि 60 से 2-4 ऊपर नीचे, और निर्दलीय भी 7-8 हैं, कई जगह अच्छी पोजीशन में हैं। जिस तरह से दोनों पार्टियों से टिकट बंटवारे में जो गलतियां हुई हैं, और राहुल गांधी ने नेचुरली हरियाणा में एक माहौल तो कांग्रेस के पलट दिया, और शैलजा हुड्डा की जो उन्होंने हाथ में हाथ मिलाया, उसके बाद तो एक जो मैसेज देना था राहुल ने, वो गजब का मैसेज दिया। मतलब मेच्योरिटी उस बंदे में आ गई है पूरी, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। जैसा हम बच्चे मैच्योर होते हैं उम्र के साथ, वो भी हुआ था, लेकिन प्रचार इतना कर दिया, दुष्प्रचार है। बिल्कुल। चलो, आप कमेंट लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू, नमस्ते।